तो देखते हैं अगला टॉपिक है हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया। प्रारंभिक संक्रिया हालांकि होता तो 6 प्रकार का है, लेकिन मैं इसको बांट करके 2 कैटेगरी में पढ़ाऊंगा आपको। एक एलिमेंट्री ऑपरेशन में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, और एक मैं बताऊंगा एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, क्योंकि रो और कॉलम दोनों पे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगता है। ठीक है, रो पर भी लगता है, पंक्तियों पर भी लगता है और स्तंभों पर भी लगता है। तो मैं आपको 2 कैटेगरी करके इसको बता रहा हूँ, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, ठीक है, और एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो 2 तरह का ऑपरेशन हो गया। पहला इसमें हो गया एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ठीक है, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और दूसरा एक होगा एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। इसको शॉर्टकट में मैं लिख देता हूं ERO। ठीक है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जो होता है यह 3 प्रकार से होता है। ठीक है, इसमें 3 प्रकार आपका होगा। अब कोई एक मैट्रिक्स अगर हमारा है, मान लीजिए कोई A है, मैंने कहा ये 2 4 1 3 2 1 0 1 1 ये है। ठीक है, अगर मैं इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाऊंगा तो मैं आपको दिखाते हुए यहाँ पे चल रहा हूँ कि कैसे कैसे हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाएंगे। मैं सबसे पहला ऑपरेशन की बात करूँ तो इसमें होता है एनी रो, कोई भी इसमें आपका रो, एक रो दूसरे रो से चेंज किया जा सकता है। किसी एक पंक्ति को किसी दूसरे पंक्ति के स्थान पे हम रख सकते हैं, उसको परस्पर परिवर्तित कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ RI ये इंटरचेंज विथ RJ, माने कोई एक रो किसी दूसरे रो से क्या किया सकता है, चेंज किया सकता है, इंटरचेंज किया सकता है। मैं यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने कहा अगर R2 को मैंने इंटरचेंज कर दिया R3 से। अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि इसमें R1 R2 कौन है। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा पहला रो है, ये रो होता है ऐसे। ठीक है, तो ये पहला रो R1 इसको हम कहेंगे, ये दूसरा रो इसको R2 कहेंगे, ये हमारा तीसरा रो है इसको हम R3 कहेंगे। मैंने यहाँ क्या लिखा, R2 इंटरचेंज हुआ किससे, R3 से, मतलब R2 चला जाएगा R3 के प्लेस पे और R3 चला जाएगा R2 के प्लेस पे। तो ये हमारा पहला ऑपरेशन हुआ। अगर मैं इसमें अप्लाई करूं तो ये हमारा तो अनचेंज रहा, R1 में कोई चेंज नहीं हुई, तो R1 को मैं वैसे ही लिख दूंगा 2 4 1, और R2 R3 की जगह, R3 R2 की जगह। तो ये हो जाएगा 0 1 1, ये R3 था तो R2 की जगह हमने लिख दिया। फिर इसको मैं R2 को R3 की जगह कर दूंगा। ठीक है, और इस तरह से यह बन गया हमारा ये चेंज होकर के। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या लगाया, ये ऑपरेशन लगाया, पहला ऑपरेशन। इसको मैं कह सकता हूँ ERO का ये पहला ऑपरेशन मैंने लगाया। ठीक है, ऐसे ही इसमें अगर दूसरा ऑपरेशन हम लगाएंगे, मैं दिखाता हूँ। तो दूसरा क्या होता है ऑपरेशन, इसमें दूसरा ऑपरेशन ये होता है किसी एक पर्टिकुलर रो को मैं उस रो में क्या कर सकता हूं, किसी एक नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। मतलब किसी के से मैं उसी RI में मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, उस पर्टिकुलर रो में मैं कर सकता हूं। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास अगर ये है 2 4 1 0 1 2 1 0 0। अब मैंने क्या करना है इसमें, मैं इसमें ये करने वाला हूँ कि मैं एक किसी पर्टिकुलर रो में मैं किसी एक नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मतलब कहने का मैं अगर ये क्या करूँ, यहाँ पे R2 मैंने लिखा चेंजेस 2 टाइम R2। मैंने क्या किया, R2 वाला में ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। मैंने क्या किया, R2 में 2 से मल्टीप्लाई किया। तो R2 के जितने एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट में मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये मेरा 2 4 1, R1 में तो कोई चेंज नहीं होगा, चेंज किस में हुआ, केवल R2 में। अब R2 में क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो 0 रहेगा, और ये 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा
4 और ये तो अनचेंज रहा, R3 में कोई चेंजिंग नहीं, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 0 0 और ये हमारा हो गया। तो ये हमने, ये भी हमारा क्या था, ERO था, उसका दूसरा हमने ये ऑपरेशन देखा। ठीक है, अब इसी तरह से एक और ऑपरेशन है तीसरा, उसको देखते हैं। तीसरा ऑपरेशन है RI चेंजेस RI प्लस माइनस K टाइम RJ। कहने का मतलब है कि किसी आव्यूह के, देखिए, किसी एक पंक्ति में किसी दूसरी पंक्ति का समान गुणज हमने जोड़ा या घटाया। ठीक है, तो किसी आव्यूह के एक पंक्ति में किसी दूसरी पंक्ति के अवयव का समान गुणज, संगत अवयव का समान गुणज जोड़ा या घटाया जा सकता है। अब मैं यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स हो गया 1 2 1 0 1 0 2 1 0। ठीक है, मैंने क्या किया कि इसमें मुझे क्या करना है, मैंने R2 में ऐसे मुझे इसको केवल समझाना है, मैं कुछ अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ R1 चेंजेस R1 माइनस 2 टाइम R2। कहने का मतलब है R1 में, मतलब पहले रो में मैंने क्या किया, दूसरे रो में -2 से मल्टीप्लाई करके मैंने ऐड किया। तो ये हमारा R1 का एलिमेंट था। R1 में एलिमेंट क्या था, 1 2 1 था। ठीक है, R1 का एलिमेंट हो गया। उसमें मुझे क्या माइनस करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके R2 को माइनस करना है। तो इसमें -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0 रहेगा, ये -2 1 जा 2 और ये 0 ही रहेगा। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 और ये 0 और ये 1। ठीक है, तो जब मैं इसको अप्लाई करूंगा तो हमारा R1 चेंज हो रहा है। कौन चेंज हो रहा है, R1। तो R1 के प्लेस पे ये हमने अप्लाई करने से हमारा ये मिला हुआ है, तो इसको मैं लिख दूंगा 1 0 1 और R2 और R3 अनचेंज रहा, तो मैंने उसको वैसे ही कैरी कर लिया। तो इस तरह से ये बन गया। तो इसमें मैंने तीसरा वाला ऑपरेशन लगाया, मतलब ये 3 ऑपरेशन हमारे क्या हैं, ERO हैं। ये 3 ऑपरेशन आप लगा सकते हैं ERO में। अब ऐसे ही 3 ऑपरेशन ECO के हैं। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। अब देखते हैं दूसरा जो है एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। इसका दूसरा है एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। आप इसको शॉर्ट में बोलते हैं ECO। तो जैसे आपने ERO को देखा वैसे ही ECO भी होता है। मतलब किसी एक कॉलम को CI को मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ CJ से। पहला इसमें होगा, कहने का मतलब है मेरे पास अगर मान लीजिए ये हमारे पास एक 2 4 1 1 0 1 2 1 3, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। मैं इसमें अगर इसको अप्लाई करता हूँ, मान लीजिए मैंने C1 को इंटरचेंज कर दिया C2 से, तो ये C1 है हमारा, ये पूरा C1, ये C2 और ये C3 है ना। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो मैंने क्या किया, C1 को इंटरचेंज किया C2 से, मैंने C2 चला जाएगा C1 के जगह, C1 चला जाएगा C2 के जगह। तो ये 4 1 0 हमारा C2 था, ये C1 के जगह, यानी 4 1 0 को मैं C1 के जगह रखूंगा 4 1 0 और C1 का एलिमेंट C2 की जगह, मतलब 2 1 2, ये चला जाएगा यहाँ 2 1 2। अब ये C3 हमारा अनचेंज रहा, तो मैंने उसको ऐसे लिख दिया और इस तरह से मैं अप्लाई किया। कहानी क्लियर है, ये पहला हमारा। अब दूसरा इसमें क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर हम कॉलम में किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, जो मैंने उसमें रो वाले में बताया था। जैसे मान लीजिए मैं यहीं पे कर दूंगा अगर C1 इंटरचेंज विथ 2 टाइम्स C1, तो मैं C1 वाले एलिमेंट में मैं अब इसको जब अप्लाई करूंगा, C1 चेंजेज
2 टाइम्स C1, मतलब ये C1 में मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 टू जा 4, 2 1 जा 2, 2 टू जा 4, और इसमें कोई चेंजिंग नहीं, 4 0 1 1 1 3। क्लियर है? बहुत आसान है ये, ठीक है। तो ये दूसरा वाला। तीसरा वाला जो ऑपरेशन था, तीसरे वाले मैंने बताया कि सी आई चेंजेस सी आई प्लस माइनस के टाइम सी जे, मतलब किसी दूसरे कॉलम में मैं किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी एक कॉलम में मैं जोड़ सकता हूँ, ठीक है। मतलब किसी एक स्तंभ के अवयव में किसी दूसरे स्तंभ के संगत अवयव का समान गुणज जोड़ा भी जा सकता है और हटाया भी जा सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर लूँ, मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिखा C2 चेंजेस C2 माइनस 2 टाइम्स C1। मैंने C2 में चेंज करना है। C2 का एलिमेंट क्या था? 4 0 1 था, और उसमें मुझे क्या करना है, -2 से मल्टीप्लाई करना है C1 में। तो C1 क्या है, -2 से मल्टीप्लाई करूंगा -4, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा -2, और ये भी -4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0, ठीक है, ये -2 और ये भी -3। अब ये हमारा किसके जगह जाएगा? C2 के जगह। C1 में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो C1 को मैंने सेम कैरी कर लिया, 2 1 2, और C2 की जगह ये वाला एलिमेंट 0 -2 -3, ठीक है। और ये फिर हमारा C3 अनचेंज रहा, 1 1 3, ठीक है। तो ये मैंने अब ऑपरेशन अप्लाई किया, ये तीसरा वाला। तो इस तरह से 3 ऑपरेशन ये हो गया। क्लियर? तो अब देखते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, व्युत्क्रमणीय अवयव। तो व्युत्क्रमणीय शब्द से ही लग रहा होगा कि व्युत्क्रमणीय का मतलब जिसका व्युत्क्रम निकाला जा सकता हो, ठीक है। और व्युत्क्रम आपको पहले समझना पड़ेगा, व्युत्क्रम क्या है। मैंने आपको बताया हुआ है, इसकी प्रॉपर्टी में जब पढ़ा रहा था तभी मैंने बताया था एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है, व्युत्क्रम का अस्तित्व। तो मैंने उसमें जब आइडेंटिटी मैंने बताया था तो मैंने कहा था अगर कोई अवयव ए है और उसके साथ मैं कोई दूसरा एक ऐसा मैट्रिक्स में लूँ जिससे मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे वापस ए मिल जाए, तो वह उसका आइडेंटिटी कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे मैं आई लेता हूँ तो आई क्या होता है? आई एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, क्योंकि आई से अगर मैं उस आइडेंटिकल मैट्रिक्स से मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँ तो वापस मुझे ए ही मिल जाता है, या मैं आई में ए से मल्टीप्लाई करूँ तो भी मुझे ए ही मिल जाता है। तो इस आई को मैं कहता हूँ आइडेंटिकल मैट्रिक्स। आई क्या है तब? आइडेंटिकल मैट्रिक्स है। अब देख लेते हैं क्या वास्तव में ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स लिया हुआ है 2 1 0 1, और मैंने इसमें क्या किया, एक दूसरा मैंने मैट्रिक्स लिया आई का मतलब आइडेंटिकल, सबको याद होगा 1 0 0 1। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो वापस मुझे यही मैट्रिक्स मिल जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मैं कहूंगा कि इसका मतलब आइडेंटिकल हो रहा है। तो इसको चेक करके देख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो भी यही चीज़ आपको मिलेगा, परिवर्तन इसमें नहीं होगा। जैसे 2 1 जा 2, और 2 बाई कॉलम कर रहा हूँ मैं, और ये मैं करूँगा तो 0, ठीक है। अगर इसको इसमें तो 0 और ये 1, फिर इसको करेंगे इससे दूसरे रो को पहले कॉलम से, तो 0 और ये हो गया 0, ठीक है। फिर इसको 0 और ये 1, 0 प्लस 1। इसका मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? 2 1 0 1, और यही आपका ए था ना। देखिए तो इसका मतलब ए इंटू आई करने से हमको वापस ए मिला। मतलब सामान्य रूप से अलजेब्रा में जैसे आपका 1 काम करता है ना, मल्टीप्लिकेशन में 1 आइडेंटिटी होती है, उसी तरह से यहाँ पे आई आइडेंटिटी होती है उसकी। अगर मल्टीप्लाई करते भी हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे ही रह जाता है। तो आई यहाँ पे आइडेंटिटी है, तो ये उसकी आइडेंटिटी हो गई। मुझे क्या पढ़ना था? व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम में क्या होता है, मैंने बताया था कि इनवर्स में क्या होता है। अब मुझे ए के साथ, इस ए के साथ कोई एक ऐसा मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होगा जिससे मुझे क्या मिल जाए? आइडेंटिटी मिल जाए। अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, ऐसा कोई मैट्रिक्स मान लीजिए मेरे पास है बी, अगर उससे मैं मल्टीप्लाई करता हूं और मुझे आइडेंटिटी मिल जाता है तो मैं इस बी को क्या कहूंगा? इनवर्स कहूंगा ए का। वही चीज यहां मैंने कहा हुआ है कि कोई वर्ग अवयव, ये वर्ग अवयव के लिए ही पॉसिबल होता है, क्योंकि तभी वो आपका ए इंटू बी और बी इंटू ए दोनों आपका निकलेगा और सेम हो सकता है, ठीक है, तभी ऑर्डर सेम होगी ना। तो अब यहां पे क्या है, कोई वर्ग अवयव ए व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है यदि उसी कोटि के एक वर्ग अवयव बी का अस्तित्व इस प्रकार हो कि ए इंटू बी एंड बी इंटू ए दोनों क्या हो जाए?
आई के इक्वल हो जाए। मैंने बताया था आइडेंटिटी में यही चीज़ होता है कि मुझे इसकी आइडेंटिटी मिल जाती है अगर, तो ये फिर बी हमारा जो होगा वह ए का इनवर्स होगा, इनवर्स ऑफ ए कहलाएगा। ठीक, तो आव्यूह बी को ए का व्युत्क्रम कहते हैं और इसे ए इनवर्स, ए के ऊपर -1 पावर लगाएंगे तो उसे इनवर्स रीड करेंगे हम, ए इनवर्स द्वारा निरूपित करते हैं। ऐसी दशा में ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। क्लियर है? अब इसमें हमारा ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह तब होगा जब इस प्रकार किसी बी का अस्तित्व हो। अगर बी का अस्तित्व नहीं है ऐसे किसी, तो मैं कह सकता हूं कि इसका मतलब वह व्युत्क्रमणीय आव्यूह नहीं है। ठीक है, अब यहां पे जो बी होता है वो ए का इनवर्स होता है और सिंपल सी बात है, जब बी ए का इनवर्स होगा तो यहाँ पे चूंकि a इंटू बी और b इंटू ए दोनों आई के इक्वल है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स के है। इसका मतलब अगर b a इनवर्स है, अगर मैं कहता हूं कि b इक्वल्स टू a इनवर्स, तो सिंपली a क्या होगा, b इनवर्स होगा, क्योंकि इसका इनवर्स अगर हम करते हैं फिर से इनवर्स करेंगे तो फिर हमारा क्या मिल जाएगा, यही तो मिल जाएगा ना। तो इस तरह से a b का इनवर्स है और b a का इनवर्स होगा। और सिंपली इसमें हम अगर पुट कर दें तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, यानी a और इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू ए इक्वल्स टू क्या, आई। अब इसका हम कई जगह यूज करेंगे। ठीक है।